हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज अनुच्छेद पढ़ते हैं। आज अनुच्छेद का टुकड़ा 243 तक पढ़ेंगे। 243 के बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 दिए गए हैं इसमें से हम पढ़ेंगे 243 तक। तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 1 से 243 तक। भाग 1 में संघ एवं इसका क्षेत्र। भाग 1 क्या है? संघ एवं इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए निरस्त कर दिया गया। पहले सिक्किम को संघ के साथ जोड़ने के लिए अनुच्छेद 2 बनाया गया था, उसको संघ के साथ जोड़ा जाए तो उसको निरस्त कर दिया गया है। अब उसको राज्य परमानेंट बना दिया गया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। देखिए, संघ का नाम एवं नाम क्षेत्र नंबर 1 में है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, मतलब जो दूसरा भूमि या दूसरे देश से कोई प्रवेश करना चाहता है भारत में तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 2 में सिक्किम जब शामिल हुआ था भारत में तब के लिए था ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम एवं परिवर्तन, राज्यों को पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। जैसे पुराने राज्यों से कोई नया राज्य बनाना है या उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद भाग 2 भाग 1 में उतना ही है, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। भाग 2 में आपको दिया गया है नागरिकता। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय नागरिकता कैसे होगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, यानी जो पाकिस्तान से लोग भारत आए उस समय संविधान की स्टार्ट में उन लोगों को नागरिकता का अधिकार, और इसी साथ में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार और वो वापस भारत आ गए दोबारा तो उनके नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय मूल के, उनके बच्चे जो भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनके लिए संबंधित अधिकार है अनुच्छेद 8 में। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना अनुच्छेद 9 में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का न होना अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये 11 अनुच्छेद हैं, 5 से लेकर 11 तक, ये नागरिकता के अधिकार से संबंधित हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां का वर्णन है जो संसद के पास है ये तक। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, यानी सरकारी सर्विस में अगर किसी को नियुक्त होना है तो उसमें अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों, संविधान पूरा इसी क्रम में करवाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संविधान को पढ़ें
आगे ये तो अभी सब अनुच्छेद हैं जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। इसके पश्चात अच्छे से सविस्तार क्लास ली जाएंगी इसकी, और वो फ्री में आपको PDF और क्लास दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और तैयारी को अपनी बेहतर बनाएं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम मानव के दुर्व्यापार का निषेध। बलात्श्रम किस में निषेध किया गया है? 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों तथा पूजा उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 के का में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों को व्यावृत्ति। 31 के का में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की प्रवृत्ति। और 31 के घ में दिया गया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव निरस्त। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है अधिकारों का, क्या में अधिकारों का। तो उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 का में अनुच्छेद 32 का के अंतर्गत कार्यवाहियों के में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, निरस्त। मतलब अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के रूपांतरण की करने की संसद की शक्ति, यानी बल मतलब पुलिस बल हो गए, आर्मी हो गए, उनके लिए। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, यानी जी जब किसी क्षेत्र में सेना का शासन हो, सैन्य शासन लगा दिए जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, तो वहाँ पर जो है मूल अधिकारों का लागू नहीं होते हैं। अर्थात वो कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जहाँ पर मार्शल लॉ चालू है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 35 इस भाग को उपबंधों को प्रभावी करने का प्रावधान है। 35 में भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, फिर उसी प्रकार की राज्य क्या है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38 में। तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध। अगला 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 के खा में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ये याद रखिए कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। पहला 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 का में उद्योग प्रबंध में कामकर्ताओं को भाग लेना। और अनुच्छेद 43 का में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, ये भी पूछा गया कई बार।
कि किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद किया गया, तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि और पशुपालन इसी के अंतर्गत 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो कृषि और पर्यावरण दोनों 48 और 48 का में हैं। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों यानी स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 के काम में मूल कर्तव्य। आगे भाग 5 में उपराष्ट्रपति भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा दिया गया। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ये बताया गया अनुच्छेद 53 में। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल, पदावधि मतलब कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं कि नहीं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। तो दोस्तों ये पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद इससे संबंधित 200 क्वेश्चन लाएंगे अनुच्छेद से संबंधित, ताकि सारी अनुच्छेद कवर किए जाए। इसलिए ये आपको लर्न करने के लिए दिए जा रहे हैं पहले से, ताकि आप 1-2 बार देख कर इसको याद कर ले, उसके बाद क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 63 में क्या भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। अनुच्छेद 65 में ये पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? 65 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल दिया गया अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 68 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? 69 के। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह सशक्त विषय हैं अनुच्छेद 71 में। क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है 72 में। इसमें पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई? अनुच्छेद 72। इस तरह क्वेश्चन अभी बना के लाएंगे हम, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 73 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? 74 में। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं 75 में। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 78 में।
तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध प्रधानमंत्री कर्तव्य किसमें है? 78 में। संसद अनुच्छेद 79 से 123 तक संसद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, तो संसद गठन की अनुच्छेद में है 79 में राज्यसभा का गठन 80 में और लोकसभा का गठन 81 में। संसद है 79 में। संसद में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा गठन 80 में, लोकसभा गठन 81 में। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के प्रताप ने ये दिया गया है 82 में। संसद के सदनों की अवधि 83 में, यानी संसद का कार्यकाल कितना दिया? 83। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता या योग्यता 84 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन दिए गए हैं 85 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को भंग कर लोकसभा भंग कर देता है? तो ये 85 ही अनुच्छेद है। सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 में, यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सदनों में अभिभाषण करते हैं? तो 86 के तहत। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी मंत्री दोनों सदनों में बोल सकते हैं, महान्यायवादी किसी भी सदन में जाके बोल सकता है। ये अनुच्छेद 88 शक्ति देता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना यदि है 90 में। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने का उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति दिया गया है 91 में। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 92 में। तो किस अनुच्छेद के तहत जब सभापति एवं उपसभापति को पद के हटाने का संकल्प विचाराधीन हुआ है पीठासीन नहीं होगा, ऐसा दिया गया अनुच्छेद 92 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं 93 में, अनुच्छेद 93 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष अन्य व्यक्तियों की शक्ति दिया गया है 95 में। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 में। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का, ये लोकसभा के बारे में कहा गया, कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होगा, ये 96 में कहा गया। और सभापति उपसभापति को जब हटाने का कोई प्रावधान राज्यसभा के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो उसका अधिकारी पीठासीन नहीं होंगे, ये मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते 97 में दिए गए हैं। संसद का सचिवालय दिया गया 98 में। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा 99 में। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों के कार्य करने की शक्ति एवं भरपूर 100 में। स्थानों का रिक्त होना, संसद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में। सदस्यता के लिए निहर्ताएँ अयोग्यता ये दिया गया है 102 में। जब सदस्य निहर्ता मतलब अयोग्यता, तो ये दिया गया 102 में। सदस्यों के लिए निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय 103 में। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निहरित किए जाने पर बैठने या मत देने के लिए शास्ति है अनुच्छेद 104 में। कहने का मतलब है 104 अनुच्छेद में कहा गया है जो 99 के अधीन शपथ लेते हैं सदस्य, अगर वो शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं तो उसको दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 104 भी किया गया है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों का व्यवस्था की अनुच्छेद 105 में। आगे शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि अनुच्छेद 106 में दिया गया है। सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, यानी संसद सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किसमें किया गया? 106 में। अनुच्छेद 107 में विधेयकों की पूरी स्थापना तथा पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख
108 में। तो संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 108 में। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 109 में। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 में। धन विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति से 111 में। विशेष वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया 112 में। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 113 में। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 115 में। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान दिया गया अनुच्छेद 115 में। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान 116 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में। प्रक्रिया के नियम दिए गए 118 में। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 119 में। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 119 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसमें? अनुच्छेद 120 में। संसद में चर्चा पर निबंधन अनुच्छेद 121 में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न होना अनुच्छेद 122 में। तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 में। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 का में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था किसमें की गई? अनुच्छेद 124 में। आयोग राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग के कार्य किसमें देंगे? 124 के खा में। संसद के कानून बनाने की शक्ति दिए गए अनुच्छेद 124 के ग में। न्यायाधीशों के वेतन आदि दिए गए अनुच्छेद 125 में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दी गई अनुच्छेद 126 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया अनुच्छेद 127 में। तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन किया गया 127 में। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किया गया अनुच्छेद 128 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है किस अनुच्छेद में? कहा गया 129 में। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में कि कहाँ पर उच्चतम न्यायालय रहेगा। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में। केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निरस्त किया था अनुच्छेद 131 के क में। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 100 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों को उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता अनुच्छेद 133 में। दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता मतलब जिसमें दंड ज़्यादा हो जाती है तो आप अपील करते हैं उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? 34 में। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र किस अनुच्छेद में? 134 में क में। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोज्यतव्य होना अनुच्छेद 135 में। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त किसमें है? अनुच्छेद 136 में। तो किसी भी अपील को अगर दायर करना है तो उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अगर ले रहे हैं तो अनुच्छेद 136 में। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि अनुच्छेद 138 में। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना अनुच्छेद 39 में। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना अनुच्छेद 139 में। कुछ मामलों का अंतरण अनुच्छेद 139 का में। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ अनुच्छेद 140 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना अनुच्छेद 141 में। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश 142 में। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की दी गई। 143 में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम ले सकता है? तो 145 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना अनुच्छेद 144। नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त 144 के काम में। न्यायालय के नियम आदि दिए गए अनुच्छेद 145 में। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी
और सेवक तथा व्यय 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक के व्यय अनुच्छेद 146 में 147 में निर्वाचन भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक दिया गया अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के लेखाओं की प्रारूप। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन। तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और 151 में संपरीक्षा। भाग 6 राज्य। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत 155। राज्यपाल की कार्यकाल 156 में। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं 157 में। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 159 में। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 160 में। राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता की व्यवस्था 162 में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 में। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। राज्य सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 में। राज्य सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 66 में। राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। राज्य विधानमंडल राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 में। तो विधानमंडल का गठन किस में दिया गया 168 में। राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उनका खत्म होना अनुच्छेद 169 में। विधानसभाओं की संरचना 170 में। विधान परिषदों की संरचना 171 में। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि दिया गया है 172 में यानी कार्यकाल 172 में। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं 173 में। राज्य के विधानमंडल सत्र अवसान और विघटन 174 में। सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार 175 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत 176 के। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अनुसार 177 में। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार दिए गए 177 में। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दिए गए 178 में। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने पर त्याग अनुच्छेद 179 में। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति अनुच्छेद 180 में। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 181 में। विधान परिषद का सभापति उपसभापति की व्यवस्था अनुच्छेद 182 में। विधान परिषद के सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना 183 में। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने का उपसभापति या अन्य व्यक्तियों का शक्ति दिया गया अनुच्छेद 184 में। अनुच्छेद 185 में जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 185 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 186 में। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 में। तो राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किसमें है 187 में और सेंट्रल का सचिवालय 98 में। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 179 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की व्यवस्था 189 में।
स्थानों का रिक्त होना यानी सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 190 में। सदस्यों के लिए अयोग्यताएं 191 में। सदस्यों की निहरताओं का संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 192 में। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए या निहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति यानी दंड अनुच्छेद 193 में। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 188 के तहत जो विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य शपथ लेते हैं, अगर वो शपथ नहीं लिए हैं और फिर भी वो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उनके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है 193 में दिया गया है। विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों या समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि हैं अनुच्छेद 194 में। सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 195 में। विधेयकों की पूरी स्थापना और स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध दिए गए 196 में। धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन अनुच्छेद 197 में। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया विधानसभा 198। धन विधेयक की परिभाषा दी गई 199 में। विधेयकों पर अनुमति दी गई है 200 में। विचार के लिए आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल करता है 201 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में राज्य में पारित होते हैं विधानसभा में। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 203 में। विनियोग विधेयक विधानसभा में पारित होता है 204 के तहत। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधानसभा में 205 के तहत। अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 207 में दिया गया है राज्य के लिए। प्रक्रिया के नियम 208 में। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन 209 में। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 में। विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन 211 में। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 212 में। विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई 213 में। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 215 में कहा गया है। उच्च न्यायालय गठन 216 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों में उच्च न्यायालयों में लागू होना अनुच्छेद 218 में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ लेना अनुच्छेद 219 में। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर रोक अनुच्छेद 220 में। न्यायाधीशों के वेतन आदि 221 में। किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण यानी स्थानांतरण दिया गया 222 में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की गई है 223 में। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था 224 में। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के का में तहत। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनुच्छेद 225 में। कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं निरस्त अनुच्छेद 226 के का में। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 227 में। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालयों की शक्ति दी गई 227 में। कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण अनुच्छेद 228 में। राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 228 के का में। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 229 में। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा उनके व्यय दिए गए उल्लेख
229 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 230 के अंतर्गत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 231 में व्याख्या निरस्त की गई उच्च न्यायालय की 232 के आगे अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 अनुच्छेद के तहत कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि के विधि मान्यकरण अनुच्छेद 233 का के तहत न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती अनुच्छेद 234 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235 में निर्वचन दिया गया अनुच्छेद 236 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना अनुच्छेद 237 राज्य के भाग 6 प्रावधानों में पहली अनुसूची के भाग बी का लागू होना निरस्त 238 में 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की व्यवस्था की गई है 239 में अनुच्छेद 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल मंत्री परिषदों दोनों का सृजन दिया 39 का में अनुच्छेद 239 के का दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 का में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध अनुच्छेद 243 का विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति मतलब ये सेंट्रल यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में कुर्ग एक राज्य था पहले 47 के आसपास तो उसको निरस्त किया गया था 242 के तहत पंचायतों की व्यवस्था की गई है 243 अनुच्छेद में जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है 243 पहले ग्राम सभा की परिभाषा दी जाएगी 243 के का में। इसके आगे की दूसरा पार्ट 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। हमारे चैनल में लगातार बना रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी आपको पूरा संविधान और हिस्ट्री करवाई जाएगी, इसलिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।